हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब उसी क्लास को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? एक इंट्रोडक्शन क्लास था हमारा। केमिकल रिएक्शन का हमने डिफाइन किया था, केमिकल इक्वेशन को हमने डिफाइन किया था, है ना। और उसके बाद फिर हमने देखा था ये भी हाउ टू राइट ए केमिकल फॉर्मूला, क्योंकि जब तक हम केमिकल फॉर्मूला नहीं लिख पाएंगे तब तक हम केमिकल इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे। अब वो बीच में हम लोग थोड़ा सा एक सेक्शन देखे जो हमारे चैप्टर का पार्ट तो नहीं था लेकिन वो जरूरी था, है ना, क्योंकि हमें फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड जब तक नहीं मालूम होगा हम केमिकल इक्वेशन लिख नहीं पाएंगे। अब आगे हम लोग देखने जा रहे हैं इस चैप्टर का पार्ट, है ना। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि भाई वो क्या एविडेंस है, क्या सबूत होंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना। तो वो एविडेंस को देखेंगे, एविडेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट रीडिंग हुआ हमारा एविडेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। एविडेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन वो कौन से एविडेंस होंगे जिससे हमें प्रूफ होगा भाई कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना। तो जैसे भाई क्या क्या एविडेंस हो सकते हैं? बाय चेंज इन कलर, भाई अगर कोई आपने दो सब्सटेंस को रिएक्ट कराया और देख रहे भाई रिएक्शन करने के बाद वहां पे कोई कलर में चेंज आ रहा है, इट मीन देयर इज ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, है ना। तो फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट हम लिख सकते हैं चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, अगर वहां पर कोई कलर में चेंज हो रहा है, जब आपने दो सब्सटेंस को रिएक्ट कराया और वहां पर कोई कलर में चेंज हो रहा है, इट मींस देयर इज ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। फॉर एग्जांपल हम लोग एक रिएक्शन पढ़ेंगे कि भाई जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम लोग जिंक के टुकड़े डालते हैं, जिंक के पीसेस डालते हैं, तो द सॉल्यूशन विल बिकम कलरलेस, है ना। कॉपर सल्फेट कैसा होता है? ब्लू कलर का। जैसे हमने देखा नमक होता है घर में, नमक होता है व्हाइट कलर का, है ना, वो भी सॉल्ट है। कॉपर सल्फेट भी एक सॉल्ट है। तो जिस तरह से नमक के क्रिस्टलाइन पाउडर होते हैं, सॉलिड होते हैं, उसी तरह से कॉपर सल्फेट भी होता है। लेकिन नमक जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है, जो घर में हम नमक इस्तेमाल करते हैं वो व्हाइट कलर का। कॉपर सल्फेट समझ लीजिए उसी तरह का वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, लेकिन वो ब्लू कलर का होता है। और जब हम उसको पानी में घोल देंगे तो पूरा सॉल्यूशन भी ब्लू हो जाएगा, है ना। और जब हम उस ब्लू कलर के सॉल्यूशन से हम जिंक को रिएक्ट कराएंगे, जब उसमें जिंक के पीसेस डालेंगे, जिंक के टुकड़े हम लोग डालेंगे किसमें? कॉपर सल्फेट में, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, क्लियर। तो क्या देखेंगे, ये जो सॉल्यूशन था ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन था। कॉपर सल्फेट जो था वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था। जैसे ही हम उसमें जिंक के ड्रॉप्स टुकड़े डालेंगे, द सॉल्यूशन विल बिकम कलरलेस, क्योंकि जिंक सल्फेट बन जाएगा और जिंक सल्फेट का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो कलरलेस हो जाएगा, क्लियर। और प्लस बन जाएगा कॉपर। अब ये किस टाइप का रिएक्शन है, किस टाइप का रिएक्शन है, इसका केमिकल इक्वेशन, ये सब आगे बात करेंगे। अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं? एविडेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी क्या देख रहे हैं? ये जो जिंक सल्फेट बना वो कलरलेस हो गया। क्या हो गया? ये कलरलेस हो गया। पहले जो कॉपर सल्फेट था वो कौन से कलर में था? ब्लू कलर में था। क्या यहाँ पे कलर में चेंज आया? हाँ भाई चेंज आया। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था। हमने जैसे ही उसमें जिंक के छोटे छोटे टुकड़े या पीसेस डाले तो सॉल्यूशन क्या हो गया? कलरलेस हो गया। यानी कि यहाँ पे कलर में चेंज हो रहा है, और कलर में चेंज हो रहा है यानी कोई नया सब्सटेंस बना होगा, और नया सब्सटेंस बन रहा है, इट मींस देयर इज ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। हमने लास्ट क्लास में डेफिनेशन क्या पढ़ा था केमिकल रिएक्शन का? कि भाई व्हेन टू सब्सटेंस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, जहां नया सब्सटेंस बन गया तो वो केमिकल प्रोसेस कहलाएगा, है ना। जैसे हमने देखा था ना भाई कि आइस को मेल्ट किया या फिर वाटर को हमने फ्रीज किया तो आइस में बदल गया, तो वहां कोई नया सब्सटेंस नहीं बना था, पहले भी H2O था और बाद में भी H2O था। केमिकल रिएक्शन किसे कहेंगे? जहां पे न्यू सब्सटेंस बनेगा, और न्यू सब्सटेंस बना है तो उसका कुछ प्रूफ होगा, कुछ एविडेंस हमें जो विजिबल एविडेंस हमें दिखते हैं उसमें से एक एविडेंस होगा कि भाई अगर कलर वगैरह चेंज हो रहा है, इट मींस देयर इज ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, वहां पे रिएक्शन हुआ है, क्लियर। जैसे हमने देखा अभी यहाँ पर एग्जांपल हमने देखा कि कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था वो ब्लू कलर का था। जैसे ही हमने उसमें जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाले, ड्रॉप्स डाले, तो क्या हो गया? वो जिंक के ड्रॉप्स उस सॉल्यूशन में घुल गए और बन गया जिंक सल्फेट और बन गया कॉपर, क्लियर। कॉपर डिस्प्लेस हो गया। बाद में हम लोग देखेंगे इस रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो आगे का फर्दर पार्ट है, हम लोग देखेंगे। तो ये जो जिंक सल्फेट बन गया वो कैसा हो जाता है? कलरलेस हो जाता है। कैसा है? कलरलेस, यानी ब्लू कलर का सॉल्यूशन कलरलेस हो गया, यानी कलर में चेंज आया, इट मींस देयर इज ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो एक एविडेंस हो गया भाई चेंज इन कलर। सेकंड एविडेंस देखेंगे हम लोग,
सेकेंड एविडेंस देखेंगे हम लोग, है ना, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, लिबरेशन ऑफ गैस। भाई कोई गैस इवॉल्व हो रहा है तो वो भी एक प्रूफ होगा कि देयर इज ए केमिकल रिएक्शन अकर, है ना, कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। इसके बाद का एक और एविडेंस, एक और प्रूफ है कि भाई अगर वहां पे कोई बुलबुला बन रहा है, बबल्स बन रहे हैं, इट मींस वहां पे गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, गैस का इवोल्यूशन हो रहा है ना, यानी कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग, हाँ ये जैसे ये रिएक्शन कर लेते हैं लोग कि भाई यही जिंक के टुकड़ों को जब हमने जिंक के टुकड़ों में जब हमने क्या किया, उसे जिंक के टुकड़ों को हमने सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में, सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में, सल्फ्यूरिक एसिड के एक्वस सॉल्यूशन में हमने जिंक के ड्रॉप्स डाले। जैसे ही हम जिंक के ड्रॉप्स डालेंगे तो क्या होगा, वहां पे रिएक्शन होगा। मुझे रिएक्शन मालूम है तो मैंने लिख दिया जिंक सल्फेट होगा प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। ये सारे रिएक्शंस हम लोग देखेंगे, इनके इक्वेशन भी देखेंगे, है ना। क्या बता रहे हैं अभी हम लोग, सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन, उस सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में हमने जिंक के ड्रॉप्स डाले। जैसे ही हमने जिंक के ड्रॉप्स डाले तो मुझे क्या दिखेगा, उस सॉल्यूशन में आपको बबल्स बनता हुआ दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, बबल्स बनता हुआ दिखाई देगा। और बबल्स बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इट मींस देयर इज इवोल्यूशन ऑफ गैस, वहां पे गैस का इवोल्यूशन हुआ है। क्लियर, इसको सॉरी, है ना। जैसे यहां पे देखें, ये हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया और इस टेस्ट ट्यूब में हमने सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन डाल दिया, सॉल्यूशन डाल दिया इस टेस्ट ट्यूब में। अब हमने क्या किया, जिंक के कुछ टुकड़े, कुछ पीसेस हमने यहां पे डाले। जैसे ही हमने जिंक के टुकड़े डाले तो हमें क्या दिखेगा, यहां पर इस टेस्ट ट्यूब में इस तरह से बबल्स बनता हुआ दिखाई देगा, बबल्स बनता हुआ दिखाई देगा। और ये बबल्स बन रहा है, इट मींस देयर इज इवोल्यूशन ऑफ गैस, और गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, इट मींस कि यहाँ पे कोई रिएक्शन हुआ है, तभी कोई नया गैस बना है और वो गैस इवॉल्व हो रहा है। और ये प्रूफ करने के लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे, अगर ये प्रूफ करना कि भाई ये गैस कौन सा हुआ, कंफर्मेशन करना है, तो हम लोग यहाँ पे एक बर्निंग कैंडल को, एक लाइटेड कैंडल को यहाँ पे ले जाएंगे और वहां पे वो पॉपिंग साउंड सुनाई देगा, क्योंकि भाई हाइड्रोजन गैस जो होता है वो हाईली इन्फ्लामेबल होता है ना, ये तुरंत में आग पकड़ता है। तो जैसे ही जब हम एक लाइटेड कैंडल को इसके पास लेके जाएंगे तो जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व किया वो क्या करेगा, वो कैच करेगा फायर को, वो जलता है तुरंत में, तो वो पॉपिंग साउंड सुनाई देगा। तो ये कंफर्म होगा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ है। एनीवे वो बात की बात है, वो आगे हम लोग बात करेंगे इसमें। यहां पे क्या हुआ, इस बात को हम लोग समझ पाए कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ नया सब्सटेंस तो बना है, इसलिए वहां पर बबल्स बन रहे हैं, है ना, यानी गैस इवॉल्व हो रहा है। पहले वो गैस नहीं था, अब जैसे ही रिएक्शन हुआ तो गैस का इवोल्यूशन हुआ, इट इज द एविडेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये दूसरा सबूत हो गया कि भाई हाँ भाई केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो हमने क्या देखा कि भाई अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं तो वो केमिकल रिएक्शन हुआ नहीं हुआ, भाई हमें शक्ल थोड़ी दिखाई देगी किसी कंपाउंड का, कंपाउंड थोड़ी ना बनने के बाद मुझे बताएगा कि ये कंपाउंड बना है ना। तो सॉरी, तो हम लोग आगे बढ़े। हाँ जी, क्या कहा हमने कि भाई वो जो गैस इवॉल्व हुआ है ये कंफर्म करेगा कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो क्योंकि कोई कंपाउंड मुझे दिखाई नहीं देता है ना, उसके ऐसा नहीं किसी का शेप है, कोई शाहरुख खान के ऐसा दिख रहा है तो अच्छा ये कंपाउंड है ना, किसी शक्ल नहीं दिखाई दे रही मुझे, तो पता चलेगा कैसे भाई कोई कंपाउंड बना है या नहीं बना है, कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो वहां पे कलर में चेंज आ रहा है, तो अच्छा यहाँ भाई कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है इसलिए कलर में चेंज होगा। कोई गैस स्केप कर रहा है, इवॉल्व हो रहा है, तो वहां बबल्स बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इट मींस वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्लियर, तो ये सारे प्रूफ है। क्लियर, क्या कि भाई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इसमें क्या देखा हमने, चेंज इन कलर, और दूसरा इवोल्यूशन ऑफ गैस। थर्ड एग्जांपल लिखते हैं हम लोग, ये हो गया। आप अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, और कोई प्रूफ जो बता सकते हैं लोग। थर्ड, इवोल्यूशन ऑफ हीट ना, चेंज इन हीट, बल्कि ज्यादा बेटर ये होगा कि हम चेंज इन हीट लिखते हैं ना, चेंज इन हीट, चेंज इन हीट। भाई हीट चेंज हो रहा है, या तो हीट रिलीज हो रहा है या तो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं वहां पे, भाई हमें जिस टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं वो टेस्ट ट्यूब मुझे दिख रहा है, रिएक्शन करने के बाद वो टेस्ट ट्यूब गर्म हो गया है ना, इन दो चीजों को मिलाया तो वो टेस्ट ट्यूब हीटेड हो गया। इसका मतलब यहाँ पे हीट का इवोल्यूशन हुआ है। क्लियर, तो अगर वहां पे हीट चेंज हो रहा है, हीट रिलीज या एब्जॉर्ब हो रहा है, इट मीन देयर इज ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस।
वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल भाई हम लोग कोल को बर्न कर रहे हैं, बर्निंग ऑफ कोल कैसा प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस है? केमिकल प्रोसेस है, क्लियर, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। कार्बन है, कोई कोल है तो मेनली उसमें मेन कंपोनेंट कार्बन है, कार्बन एयर के साथ बर्न होगा, CO2 गैस निकलेगा, है ना, क्लियर, और लास्ट में एसिड्स बन जाएंगे। तो वो क्या है भाई? वो एक केमिकल रिएक्शन है। क्या उसको रिवर्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते, वो एक केमिकल रिएक्शन है। तो वहां पे क्या हो रहा है? जब हम कोल को बर्न करें तो क्या हो रहा है? हीट प्रोड्यूस हो रहा है। उस हीट को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं थर्मल पावर में, उस हीट को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं घर में खाना बनाने में, क्लियर, है ना। तो ये क्या है? ये चेंज इन हीट, ये केमिकल रिएक्शन। अगर हीट चेंज हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी देयर इज ए केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। जैसे कि भाई कार्बन है, कोल है, कार्बन को हमने बर्न कर दिया ऑक्सीजन के साथ, तो क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, प्लस गैस निकला कार्बन डाइऑक्साइड और हीट प्रोड्यूस हुआ, क्लियर। इट इज आल्सो एन एविडेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। यस, देयर इज ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, इसलिए वहां पे हीट चेंज हुआ, हीट रिलीज हुआ। किसी रिएक्शन में हो सकता है हीट एब्जॉर्ब हो, मुझे हीट सप्लाई करना पड़े, क्लियर। तो ये एक और एविडेंस हो गया केमिकल रिएक्शन का। फोर्थ एविडेंस देख लेते हैं भाई, फोर्थ एविडेंस देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट किसे कहते हैं बाबू? प्रिसिपिटेट, अरे ये समझाते हैं तुम लोगों को। प्रिसिपिटेट कैसे क्यों कहते हैं? जो सॉल्युबल नहीं होता, जो घुलता नहीं है। जैसे भाई अगर हम अंडे के छिलके को पानी में घुलेंगे, घुलेगा क्या? नहीं घुलेगा, वो नीचे बैठा हुआ रहेगा, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है। चॉक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। तो जो चीजें पानी में नहीं घुलेगी वो उस इनसॉल्युबल मास ऑफ सॉलिड को हम लोग कहेंगे प्रिसिपिटेट। अगर किसी रिएक्शन में प्रिसिपिटेट बनेगा, पहले नहीं था, पहले सॉल्युबल सब्सटेंस थे, दो सॉल्युबल सब्सटेंस को हमने मिलाया तो देखा क्या? कोई प्रिसिपिटेट बन गया, कोई इनसॉल्युबल चीज बन गया और वो नीचे आके बैठ गया, यानी कोई नया सब्सटेंस बना है और वो सब्सटेंस सॉल्युबल नहीं है और वो क्या हो गया? नीचे आके सेटल डाउन हो गया, वो सॉलिड मास बन के नीचे बैठ गया। उस सॉलिड मास को हम लोग कहेंगे बाबू प्रिसिपिटेट। समझ में आया बात? तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन में दो सब्सटेंस, दोनों सॉल्युबल सब्सटेंस थे, हमने दो सब्सटेंस को मिक्स किया और मिक्स करने के बाद हमें क्या दिख रहा है? कोई पर्टिकुलर कलर का, व्हाइट कलर का, ब्लू कलर का, रेड कलर का कोई चूर नीचे बैठ के आके बैठ गया, कोई सॉलिड का मास नीचे आके बैठ गया, उस मास को कहेंगे हम लोग प्रिसिपिटेट। और अगर प्रिसिपिटेट बन रहा है इट मींस कोई नया सब्सटेंस बना है और वो इनसॉल्युबल है, क्योंकि पहले वाला सब्सटेंस तो सॉल्युबल था। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट क्या कंफर्म कर रहा है? इज देयर इज ए केमिकल रिएक्शन अकर, क्लियर। देखते हैं हम लोग फॉर एग्जांपल, हाँ देखो यहाँ पे जब हम लोग सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, जब हम लोग सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को, सिल्वर नाइट्रेट एक कंपाउंड है, हमने देखा ना, अब तो तुम लोग फॉर्मूला लिख लोगे ना, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है भाई फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। सिल्वर का याद करो, Ag प्लस नाइट्रेट का NO3 माइनस, दोनों कंबाइन करेंगे, दोनों की वैलेंसी सेम है AgNO3, तो वो इक्वेशन हम लोग लिखने सीख चुके हैं, फॉर्मूला हमने लिखने बना चुके हैं, हम लोग इक्वेशन भी आगे लिखेंगे, फिलहाल अभी हम सिर्फ वर्ड में लिख रहे हैं। हाँ भाई, सिल्वर नाइट्रेट एक कंपाउंड है, हमने उसका रिएक्शन करा दिया सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जानते हो, कभी खाया है आपने सोडियम क्लोराइड? अरे भाई घर में यूज होने वाला नमक है ना, सोडियम क्लोराइड NaCl, दोनों को जब हम लोग रिएक्शन करें, दोनों का हमने सॉल्यूशन ले लिया, दोनों पानी में घुल जाए। सिल्वर नाइट्रेट भी ना नमक कैसा व्हाइट कलर का पाउडर होता है, क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, पानी में घोलेंगे ना, जैसे नमक को पानी में घोलेंगे कैसा सॉल्यूशन बनेगा? कलरलेस। नमक को पानी में घोल देते हो, घर में यूज होने वाला नमक सोडियम क्लोराइड को पानी में घोल देते हो, कैसा सॉल्यूशन बनता है? कलरलेस सॉल्यूशन बनता है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 ठीक नमक के जैसा था, उसको भी पानी में घोलो, कैसा सॉल्यूशन बनेगा? कलरलेस सॉल्यूशन। अब मान लो हमने एक टेस्ट ट्यूब में पानी डाला, उसमें नमक डाला, सोडियम क्लोराइड डाला और घोल दिया, घुल गया। सिल्वर नाइट्रेट भी पानी में घुल जाता है। एक और टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें भी पानी में थोड़ा सा सिल्वर नाइट्रेट एक चम्मच डाल के घोल दिया, वो भी घुल गया। अब दोनों टेस्ट ट्यूब को एक टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर कर दो, यानी दोनों को मिला दो, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को। जैसे ही दोनों को मिला हुए, है ना, कि जैसे ही दोनों को हम लोग डालेंगे, पूरा सॉल्यूशन व्हाइट हो जाएगा, पूरा का पूरा सॉल्यूशन व्हाइट हो जाएगा और वो व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट बनकर नीचे आके बैठ जाएगा। कभी हम लोग उसका हम लोग बहुत सारे केमिकल रिएक्शन का हम लोग एक प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे हम लोग, जैसे ये टॉपिक को आगे बढ़ेगा तो हम लोग उसके है ना हम लोग प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे हम लोग, क्लियर। तो वहां देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे कि भाई सोडियम क्लोराइड यानी नमक जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं उसको पानी में घोल देंगे, पूरा कलरलेस सॉल्यूशन बन जाएगा।
सिल्वर नाइट्रेट उसको भी हम लोग ले रहे, वो भी नमक ऐसा ही सॉलिड होता है, व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, उसको भी पानी में दूसरे टेस्ट ट्यूब में पानी में घोले, पूरा सॉल्यूशन घुल गया। और जब दोनों सॉल्यूशन को हम एक ही टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, पूरा सॉल्यूशन दूध के ऐसा व्हाइट हो जाएगा। और फिर थोड़ा देर तक हम उसको अगर होल्ड करके रखे रहेंगे तो देखेंगे क्या, वो जो पूरा सॉल्यूशन व्हाइट हुआ था वापस से कलरलेस हो जाएगा, और नीचे में सारा जो व्हाइट कलर का एक पाउडर है जो नीचे आके बैठ जाएगा, यानी कि एक व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट बन जाएगा। क्लियर? और प्रिसिपिटेट बन रहा है, इट मीन देयर इज ए केमिकल रिएक्शन अकर। क्लियर? जैसे यहाँ पे देखें, है ना, जब ये दोनों को मिलाएंगे तो रिएक्शन होने के बाद क्या बन जाएगा, सोडियम सिल्वर, पहले कहते थे सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड, और ये व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट होता है, इनसॉल्युबल मास ऑफ सॉलिड होता है, व्हाइट प्रिसिपिटेट होता है। क्लियर? प्लस सोडियम नाइट्रेट, और सोडियम नाइट्रेट जो बनेगा वो सॉल्युबल रहेगा, वो सॉल्यूशन में घुला रहेगा, ये कलरलेस सॉल्यूशन रहेगा, तो व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट बन गया, इट मींस देयर इज ए केमिकल रिएक्शन अकर। क्लियर? तो ये भी एक एविडेंस है क्या, किस बात का, कि भाई हाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो क्या क्या एविडेंस हो गए केमिकल रिएक्शन के, देयर इज चेंज इन कलर, देयर इज इवोल्यूशन ऑफ हीट, देयर इज लिबरेशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। क्लियर? और बहुत बार हम लोग स्मेल भी होता है कि भाई किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में खास तरह का स्मेल होगा, तो एक पंजेंट स्मेल, बदबूदार स्मेल आ रहा है, कोई स्वीट स्मेल आ रहा है, इस तरह के रिएक्शन हम लोग बहुत सारे अलग अलग चैप्टर में हम लोग पढ़ते रहेंगे, भाई हाँ एक स्वीट स्मेल आ रहा है, अच्छा ये कंपाउंड बन रहा है, ये कंपाउंड बन रहा है, इसलिए स्वीट स्मेल होता है उस कंपाउंड का। क्लियर है ना? तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शन अलग अलग टॉपिक में, अलग अलग जगह पे, जो नहीं सारे इसी चैप्टर में देखेंगे, कहीं ना कहीं देखेंगे तो कहाँ वहां पे कोई कलर बना, कोई गैस का इवोल्यूशन हुआ। क्लियर? यहाँ भी पढ़ रहे हैं, मेटल और मेटल में ही पढ़ेंगे, एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ेंगे, बहुत सारी जगह पे हम लोग ये सारे रिएक्शंस पढ़ेंगे, है ना। रिएक्शंस हो रहे हैं यानी न्यू सब्सटेंस बन रहे हैं, किनसे बन रहे हैं, पुराने सब्सटेंस से। क्या सबूत है, वो कंपाउंड बोलेगा क्या बनने के बाद, आवाज देगा हाँ भाई बन गए, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या होगा, आपको बहुत सारे कुछ विजिबल चेंजेस दिखाई देंगे, विजिबल चेंजेस जैसे कि कलर में चेंज, इवोल्यूशन ऑफ गैस, क्लियर है ना, और क्या, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, क्लियर, चेंज इन हीट, ये सारे एविडेंस हो गए। तो ये कुछ एग्जांपल हो गए एविडेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन के। अब हम लोग बात करेंगे हाउ कैन वी मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, है ना। तो पहले तो हम लोग थोड़ा सा डिफाइन करेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन को, क्या होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे हम लोग साथ में आज क्या, कि केमिकल इक्वेशन को हम कैसे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। क्या था केमिकल इक्वेशन, लास्ट क्लास में याद है क्या पढ़ा था हमने, कि जब किसी केमिकल रिएक्शन को हम फॉर्मूलेटिव सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर देंगे तो वही कहलाएगा केमिकल इक्वेशन। अब वो जो केमिकल इक्वेशन हमने बनाया है, लिखा है, उसे हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, वही अब हम लोग आगे देखने वाले हैं। क्लियर? तो ये सारा इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, हाउ कैन वी मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। चलिए आ जाते हैं हम लोग, हाउ कैन वी मेक अ केमिकल इक्वेशन more informative, हम एक केमिकल इक्वेशन को ज्यादा ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, क्लियर है ना। तो देखिए हम लोग एक करके देखना शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल लास्ट क्लास में मैंने जो पहला रिएक्शन बताया था केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल में, वो क्या था कि भाई मैग्नीशियम, उसको अगर हम लोग ऑक्सीजन, मैग्नीशियम रिबन को हमने ऑक्सीजन के साथ बंद किया था, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बंद किया था, तो वो ब्राइट लाइट से बंद हुआ था और क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, याद है। और हमने इसका एक केमिकल इक्वेशन लिखा था,
क्या लिखा था केमिकल इक्वेशन, मैग्नीशियम का सिंबल लिख दिया था Mg प्लस O2 ऑक्सीजन ले लिया था, है ना, और रिएक्शन करने के बाद क्या बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्लियर है ना। बैलेंस करने के लिए हमने कहा था भाई यहाँ देखो मैग्नीशियम का एक सिंगल एटम है, यहाँ पे भी सिंगल एटम है, लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एटम्स है, तो बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे कोफिशिएंट 2 लगाना पड़ेगा, क्लियर। और जब आपने यहाँ 2 लगाया तो मैग्नीशियम में 2 एटम होगा तो यहाँ भी कर लिया। अब क्या लग रहा है कल की क्लास में जो मैंने लिखा था इक्वेशन, इसमें और इसमें कुछ ऐसा है जो मिस कर रहे हैं हम लोग, हाँ मिस कर रहे हैं क्या, फिजिकल स्टेट। तो एक क्या कर सकते हैं हम लोग भाई कि जब हमने ये इक्वेशन लिखा, अगर सपोज कर ले किसी को मालूम नहीं है कि मैग्नीशियम सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, या ऑक्सीजन सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो उसे पता नहीं चल पाएगा। तो हम लोग क्या कर ले भाई उसका फिजिकल स्टेट लिख दें, तो उससे ये होगा कि कोई भी इक्वेशन को देखेगा तो उसे मालूम हो जाएगा भाई कौन सा सब्सटेंस किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, क्लियर। तो एक पहला काम क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना, पहला काम क्या कर सकते हैं, राइट फिजिकल स्टेट ऑफ एवरी सब्सटेंस। हर एक सब्सटेंस जो भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व है, रिएक्टेंट के तौर पे या प्रोडक्ट के तौर पे, है ना, तो उन सब का फिजिकल स्टेट लिख सकते हैं। पहला काम ये कर सकते हैं एक केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम सॉलिड होता है तो हम S लिख दें, ऑक्सीजन गैस होता है तो हमने O2 के नीचे गैस लिख दिया, G लिख दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड होता है तो हमने यहाँ पे S लिख दिया। अब अगर किसी को मालूम नहीं था कि मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड होता है या लिक्विड होता है या गैस होता है, या मैग्नीशियम सॉलिड होता है या लिक्विड होता है या गैस होता है, तो अब जब वो मेरा ये इक्वेशन लिखेगा तो उसे लिखेगा क्या कि मैग्नीशियम के बेस में S लिखा हुआ है, इट मींस इट इज सॉलिड। ऑक्सीजन के बेस में गैस लिखा हुआ, G लिखा हुआ है, इट मींस वो गैस है। फिर से मैग्नीशियम ऑक्साइड के बेस में हमने S लिख दिया छोटा सा ब्रैकेट में, यानी वो सॉलिड है। यानी जो भी फिजिकल स्टेट होगा उस सब्सटेंस का, आप नीचे में बेस में उसको S अगर सॉलिड है तो ब्रैकेट में डाल करके, या L लिक्विड है तो, गैस है तो G, और अगर वो पानी में घुला हुआ कोई एक्वस सॉल्यूशन लिया तो आप लिख देंगे AQ, क्लियर। तो हम लोग फिजिकल स्टेट लिख दें, इससे वो इक्वेशन ज्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाएगा, किसी को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि भाई उस सब्सटेंस का कौन सा स्टेट है, क्लियर। नेक्स्ट सेकंड काम क्या कर सकते हैं भाई, और क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना, राइट कलर ऑफ सब्सटेंस। अगर आपको सब्सटेंस का कलर मालूम है, अभी हमने जस्ट एक रिएक्शन लिखी थी, आपने उसको ऐसे कर देता, राइट फिजिकल स्टेट ऑफ एवरी सब्सटेंस, पहले ये कर लिए। दूसरा राइट कलर ऑफ सब्सटेंस, कलर ऑफ सब्सटेंस। अगर आपको कलर सब्सटेंस का मालूम है, अगर आपको सब्सटेंस का कलर, तो कलर लिख दें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई रिएक्शन लिख रहे थे कि भाई जिंक है, जिंक का रिएक्शन हमने किया था किसी साथ, देखा था कि हमने रिएक्शन इक्वेशन लिखा था, मतलब क्या रिएक्शन लिखा था हमने कि भाई जिंक को जब हम रिएक्ट करते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ, अभी जस्ट देखा था हमने, तो वहां पे क्या हुआ था, रिएक्शन होने के बाद जिंक सल्फेट नाम का एक सब्सटेंस बना था, जिंक सल्फेट नाम का एक सब्सटेंस बना था, प्लस कॉपर का फॉर्मेशन हुआ था, क्लियर। अब इसको अगर हम लोग इसका ज्यादा इस इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, पहला वाला काम कर ले, फिजिकल स्टेट लिख दें। Zn जिंक के हमने टुकड़े लिए जो सॉलिड होता है, कॉपर सल्फेट का हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया, पानी में हमने इसको घोल दिया, AQ मींस एक्वस सॉल्यूशन, पानी में घुला हुआ सॉल्यूशन है, ब्रैकेट में लिख दिया। रिएक्शन करने के बाद क्या बन गया, ZnSO4 एक्वस सॉल्यूशन। ये अब ये सॉल्यूशन, ये जो जिंक सल्फेट बना वो पानी में घुला रह गया, प्लस कॉपर, अब कॉपर जो है वो सॉलिड बनके नीचे आके बैठ गया। अब ध्यान दें यहाँ पर कॉपर सल्फेट हमने बताया था कि ब्लू कलर का होता है, कैसा हो गया भाई ब्लू, तो हमने क्या लिख दिया अब यहाँ पे कॉपर सल्फेट के नीचे ब्लू। अगर किसी को मालूम नहीं था, अगर वो इस इक्वेशन को देखेगा उसे पता चल जाएगा ना भी कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है, तो हमने इक्वेशन के नीचे लिख दिया है। जिंक सल्फेट कलरलेस होता है, तो उसको जिंक सल्फेट के नीचे में हमने लिख दिया कलरलेस। तो अगर मान लो किसी को नहीं मालूम है कॉपर सल्फेट कौन से कलर का होता है, जिंक सल्फेट कौन से कलर का होता है, तो हमने वो नीचे में लिख दिया इक्वेशन के नीचे में, तो क्या होगा वो उसको उसे ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो इस तरह से हम एक केमिकल इक्वेशन को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना पाएंगे। क्लियर है पॉइंट, चलिए ठीक, तो इसको भी लिख लें हम, है ना, उसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बात करते हैं।
ले, अब आगे देखते हैं हम लोग। और क्या कर सकते हैं भाई, है ना, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट को इंडिकेट कर दें, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, ऐसे कर लें, इसको ऐसे लिख देते हैं। थर्ड, राइट a downward arrow for precipitate। अगर कोई प्रिसिपिटेट बन रहा है तो उसको आप रिप्रेजेंट कर दें, है ना, राइट, और उसको कैसे दिखाते हैं हम लोग, डाउनवर्ड एरो से दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने एक रिएक्शन देखा था, कौन सा रिएक्शन था कि भाई जब सिल्वर नाइट्रेट को हमने रिएक्शन कराया था सोडियम क्लोराइड के साथ, तो क्या हुआ था, सिल्वर क्लोराइड बना था प्लस और क्या बना था भाई, सोडियम नाइट्रेट, है ना, सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन हुआ था। अब जरा इसका इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि अब तो हम लोग को मालूम है भाई कैसे लिखेंगे फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। सिल्वर का मालूम था, हमने लिखा था Ag+1, नाइट्रेट NO3- दोनों कंबाइन किया, सेम वैलेंसी है तो AgNO3 प्लस सोडियम क्लोराइड, इसका तो मालूम ही हमको, NaCl। दोनों का हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया है, और दोनों का सॉल्यूशन कलरलेस होता है। रिएक्शन होने के बाद क्या बना, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिल्वर का Ag, क्लोराइड का Cl, वैलेंसी सेम है इसलिए कोई क्रॉस करने का नीड नहीं है, AgCl। और ये AgCl सॉलिड होगा और उसको इसका बनने को हम डाउनवर्ड एरो से दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि ये व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट होगा। जैसे ही प्रिसिपिटेट बनेगा तो आप एक डाउनवर्ड एरो रिप्रेजेंट करेंगे, डाउनवर्ड एरो यानी कि वो नीचे आके सेटल हो जा रहा है, वो सॉलिड मास बन करके नीचे आकर के बैठ जा रहा है, तो उसको आप देख लेंगे AgCl व्हाइट प्रिसिपिटेट बन गया, प्लस NaNO3 जो सोडियम नाइट्रेट बना है वो सॉल्यूशन में घुला रह जाएगा। क्लियर, तो ये भी एक क्या हो गया, है ना, इस तरह से हम लोग इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना देंगे। अब वहां पे हमने लिख दिया व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट, एक डाउनवर्ड एरो दिखा दिया, तो क्या समझ में आया कि भाई कोई भी इस इक्वेशन को देखेगा तो अच्छा ये AgCl जो है वो व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट है, घुलता नहीं है, वो नीचे आकर के बैठ जाता है। क्लियर, तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। और क्या कर सकते हैं वो भी बात करेंगे, तो ये देख लेंगे हम लोग, है ना। फिर और क्या कर सकते हैं भाई, फोर्थ स्टेप, by representing heat released or absorbed during the reaction। अब उस रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज हुआ है या हीट एब्जॉर्ब हुआ, उसको रिप्रेजेंट कर दे भाई। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस बात को, अगर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हमें मालूम है कि भाई रिएक्शन है ना, ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंज के बेसिस पर हम लोग रिएक्शन को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। किसे कहते हैं लोग, एंडोथर्मिक रिएक्शन जहां पर हीट एब्जॉर्ब हो, हीट सप्लाई करना पड़े। किसे कहते हैं हम लोग, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जहां पर हीट रिलीज हो, जहां पर हीट क्या हो रहा हो, निकल रहा हो, है ना, हीट रिलीज कर रहा हो, उसे रिएक्शन कहते हैं हम लोग, इवोल्यूशन ऑफ हीट हो रहा है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर, तो रिएक्शन को हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन हीट। एंडोथर्मिक, हीट सप्लाई करना पड़ रहा है, आपको हीट देना पड़ रहा है, तब जाके रिएक्शन हो रहा है। एक्सोथर्मिक जहां पे हीट रिलीज कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने कहा था कि कार्बन को हम बर्न करेंगे ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस हीट रिलीज करेगा। अगर हीट रिलीज कर रहा है ना, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो हम लोग कहां लिखेंगे, उसको अभी नहीं लिखते हम, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो वो हीट को कहां लिखेंगे, आप प्रोडक्ट साइड में लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसे इक्वेशन लिख रहे हैं, देखो यहाँ पे इक्वेशन लिख रहे हैं अभी हम लोग,
कार्बन सॉलिड होता है, कोल के फॉर्म, कोल में मेन कंपोनेंट कार्बन है प्लस ऑक्सीजन O2 गैस होता है। बंद करने के बाद क्या बना, CO2 वो भी गैस होता है। साथ में हमने कहा था ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो वो हीट लिखेंगे आप, और हीट कहां लिखेंगे, प्रोडक्ट साइड में। अगर आप हीट प्रोडक्ट साइड में लिख रहे हैं इट मींस वहां पे हीट रिलीज हुआ है, हीट प्रोड्यूस हुआ है, तो प्रोडक्ट को कहां लिखते हैं, राइट साइड में। इसलिए हीट क्योंकि प्रोड्यूस हुआ है, बना है हीट, इस प्रोसेस में सेक्शन में हीट रिलीज हुआ है, तो वो हीट कहां लिखेंगे हम, प्रोडक्ट साइड में लिखेंगे। अगर प्रोडक्ट साइड में हीट लिखा हुआ है इट मींस उस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रहा है, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्लियर। और वही हीट अगर हम रिएक्टेंट साइड में लिख दे रहे हैं या एरो के ऊपर लिख दे रहे हैं इट मींस वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हमें हीट सप्लाई करना पड़ रहा है, हीट देना पड़ रहा है। तो हीट चेंज जो हो रहा उसको आप रिप्रेजेंट कर दो, तो कोई भी इस इक्वेशन को देखेगा, जैसे इस इक्वेशन को कोई देखेगा नीचे वाली इक्वेशन को, तो वो देखेगा चाहे हीट यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में लिखा हुआ है इट मींस इस ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हुआ है, क्लियर। चलिए ठीक है, इसलिए नेक्स्ट इक्वेशन भी देखते हैं हम लोग, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ जी आगे बढ़े। तो हम क्या करते हैं भाई, कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन रिप्रेजेंट करना है वो भी देख लो। एक रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं ना तो वो ब्रेक हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर। अब इस चीज को हमको रिप्रेजेंट करना है, कैसे रिप्रेजेंट करें भाई, इसका पहले तो मुझे केमिकल इक्वेशन लिखे, कैसे इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला बताओ, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है, कैल्शियम क्या था, बाइवेलेंट रेडिकल था, कैल्शियम 2+, कार्बोनेट 2- CO3 2-, दोनों की वैलेंसी सेम है, सीधा कंबाइन करके लिख दो CaCO3 सॉलिड, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है। अब हमने जब उसको हीट किया तो वो हीट कहां लिखेंगे हम, यहां पे लिखेंगे रिएक्टेंट साइड में। अगर हीट हमने रिएक्टेंट साइड में लिख दिया या फिर हम लिख देते हैं एरो के ऊपर में, है ना, क्लियर। कैसे कर देते हैं, एरो के ऊपर में लिख सकते थे, आगे भी लिख देंगे हम, दोबारा लिख देंगे, उसको देख लें यहां पर। अभी क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड, फिर से याद करो फॉर्मूला, कैल्शियम 2+ आयन, ऑक्साइड 2-, देखो ले वहां पे लास्ट क्लास का देखना, वहां पे क्या देखा था हमने, CaO। लास्ट क्लास में अगर किसी ने वो नहीं देखा है तो वो वाला पार्ट 1 वाला वीडियो देखेंगे, वहां पे मैंने फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड कैसे लिखना है वो सिखाया हमने, है ना। कौन से बाइवेलेंट पॉजिटिव रेडिकल्स है, कौन से बाइवेलेंट नेगेटिव रेडिकल है, मोनोवेलेंट पॉजिटिव रेडिकल, मोनोवेलेंट नेगेटिव रेडिकल, उन सब के बारे में लास्ट क्लास में पार्ट 1 में बताया है, ठीक है, तो वहां जाके देख लेना। एनीवे, तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम 2+, ऑक्सीजन 2-, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड होता है, फिर से इसका फिजिकल स्टेट लिख दिया। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस, और गैस का इवोल्यूशन इसको भी हम लोग एक अलग पॉइंट बना सकते थे, अलग पॉइंट नहीं बना करके यहीं पे लिख देते भाई। अगर तो गैस इवॉल्व हुआ है तो उसका भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, जी लिख दिया आपने, और उसको अपवर्ड एरो से दिखा देंगे भाई। गैस बना तो गैस तो ठहरेगा नहीं ना, वो तो एस्केप कर जाएगा, उड़ जाएगा, वो लिबरेट कर जाएगा, इवॉल्व हो जाएगा, तो उसको वहां पे लिख देंगे अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट कर देंगे, क्लियर। कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, अपवर्ड एरो से, तो CO2 गैस निकल गया, क्लियर। ये हो गया पूरा इक्वेशन। और यहां पे हीट कहां लिखा मैंने, रिएक्टेंट साइड में लिखा है, इट मींस इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी इस रिएक्शन के लिए हमें हीट देना पड़ा होगा। कोई दिक्कत, जैसे कि इसी इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते थे, देखो यहां पे CaCO3 सॉलिड, और अगर मैंने एरो के ऊपर में हीट लिख दिया है, या फिर सॉरी हीट कर दिया हमने, लिख दिया, या फिर ये ट्रायंगल बना दिया, ये ट्रायंगल हीट का साइन होता है, ये ट्रायंगल यानी हीट सप्लाई करना पड़ रहा है, इस सेक्शन में हीट देना पड़ रहा है, तो एरो के ऊपर भी हीट दे सकते हैं हम लोग, या फिर ट्रायंगल बना देंगे इस तरह से, तो ये हीट का साइन होता है, यानी हीट आपको देना पड़ रहा है, यानी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो बन गया CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो आप इस ऊपर वाली इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, आप हीट या तो रिएक्टेंट साइड में लिख दे या तो एरो के ऊपर लिख दे, है ना। इट मींस वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, आपको हीट देना पड़ रहा है। तो कोई भी रिएक्शन को देखेगा, अच्छा ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, कैसे मालूम हुआ उसको, क्योंकि वो हीट किधर लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में। अगर हीट लिखा हुआ होता राइट साइड में यानी प्रोडक्ट साइड में, यानी कि वहां पर हीट लिबरेट कर रहा है ना, वहां पे हीट रिलीज कर रहा है, क्लियर, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और अगर हीट लिखा हुआ है रिएक्टेंट साइड में, एरो के ऊपर में, इट मींस इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इस तरह से हम लोग एक इक्वेशन को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। कैसे कैसे देख लिया हम लोग, एक बार फिर थोड़ा सा रिवाइज कर लिया हम लोग, है ना। तो एक
हम एक केमिकल इक्वेशन को कैसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, बाय रिप्रेजेंटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ एवरी सब्सटेंस। हर सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट बता दें, रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, सबका फिजिकल स्टेट बता दें, कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है, कौन पानी में घुला हुआ एक्वस सॉल्यूशन है, वो सब हम बता दें। और क्या कर दें, बाय राइट द कलर ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का कलर लिख दें। अगर कोई कलर मालूम है आपको तो कलर लिख देंगे, तो कोई भी इक्वेशन को देखेगा तो उसको पता चल जाएगा, अच्छा ये कंपाउंड इस कलर में पाया जाता है, ये कंपाउंड इस कलर में पाया जाता है, तो वो आप कलर वगैरह रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या कर ले भाई, है ना, अगर वहां पे कोई प्रिसिपिटेट वगैरह बना हुआ है तो उसको डाउनवर्ड एरो से दिखा दें, क्लियर, कि भाई हाँ ये प्रिसिपिटेट है, नीचे में लिख दें ये व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट है, रेड कलर का प्रिसिपिटेट है। अभी हमने बताया ना प्रिसिपिटेट क्या होता है, प्रिसिपिटेट कहते हैं जो सॉल्युबल सब्सटेंस नहीं होता, जो पानी में घुलेगा नहीं और वो इनसॉल्युबल मास बन के नीचे आकर के बैठ जाएगा, उसे कहते हैं हम लोग प्रिसिपिटेट, क्लियर। तो वो प्रिसिपिटेट को आप नीचे डाउनवर्ड एरो से दिखा देंगे। और फिर जो भी ये हो गया आपका भाई क्या कि प्रिसिपिटेट रिप्रेजेंट कर दें। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर भाई उस प्रोसेस में बाय हीट रिलीज और एब्जॉर्ब या फिर एब्जॉर्ब हाँ भाई, तो वहां पे हीट रिलीज या एब्जॉर्ब हुआ है उस रिएक्शन में, तो वो आप रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, कि वहां पे उस प्रोसेस में हीट रिलीज हुआ है या एब्जॉर्ब हुआ। अगर हीट रिलीज हुआ है यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं जहां पे हीट प्रोड्यूस होता है, हीट रिलीज होता है, तो वो हीट को कहां लिखेंगे आप, इक्वेशन में राइट साइड में, प्रोडक्ट के साइड में। अगर प्रोडक्ट साइड में आपने लिखा है हीट, इट मींस वहां पे हीट रिलीज हुआ है, क्लियर। उसी तरह से अगर वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो आपको हीट कहां लिख देना, या तो रिएक्टेंट साइड में या तो एरो के ऊपर में, एरो के ऊपर में लिख दें, एरो के ऊपर में लिख दें, क्लियर, या तो फिर रिएक्टेंट साइड में लिख दें, है ना, यहां पे लिख दें, एरो के ऊपर लिख दें, इट मींस वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, वहां पे हमें हीट सप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर। तो आज के पार्ट में बस इतना ही देखेंगे। आज हमने क्या क्या देखा, तो हमने देखा एविडेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्या सबूत है कि भाई केमिकल रिएक्शन हुए हैं, तो भाई वहां पे कलर में चेंज आया होगा, कोई गैस इवॉल्व हुआ होगा, कोई प्रिसिपिटेट बना होगा, क्लियर, हीट रिलीज हुआ होगा, हीट एब्जॉर्ब हुआ होगा, क्लियर, है ना, या फिर वहां पे कोई इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ होगा जो हमने बताया था, क्लियर, या कोई एक खास तरह का महक आया होगा, स्मेल आया होगा, भाई कोई नया कंपाउंड बना उसका एक पर्टिकुलर स्मेल होता है, तो वो भी एक एविडेंस हो जाएगा केमिकल रिएक्शन का, है ना। तो आज हमने दो चीजों को कवर किया है, एविडेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन और क्या देखा हमने, है ना, हाउ कैन वी मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे, है ना, व्हाई डू अ केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड, एक केमिकल इक्वेशन क्यों बैलेंस होना चाहिए और कैसे हम एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसलिए बहुत कॉमन क्वेश्चन है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो नेक्स्ट पार्ट का वीडियो जरूर देखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के बच्चों के लिए, ठीक है। थैंक यू।